वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं फिर से एक वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई हूँ और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है और क्यों सिजेरियन होता है, क्यों किसी लेडी का ऑपरेशन होता है और क्यों कभी कभी नॉर्मल का ट्राई करते करते डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि इमरजेंसी में सीजर करना पड़ेगा या फिर आपके पेशेंट के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन गए हैं इसीलिए उनका सिजेरियन करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कंसेंट फॉर्म साइन करते वक्त आपको ये भी पता नहीं होता कि एकदम से आपके साथ सिजेरियन सेक्शन की बात क्यों की जा रही है। अभी तक तो सब ठीक था, हाल फिलहाल तो सब ठीक था, आपके पेशेंट की प्रोग्रेस भी ठीक थी, फिर भी आपके पेशेंट का सिजेरियन क्यों हो रहा है। तो आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है नॉर्मल डिलीवरी में स्पेशली कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा विल पावर है उसका नॉर्मल की कोशिश करने के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस आने हैं वो सारे बियर करने हैं पेशेंट को। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड हो दैट शी इज़ रेडी टू डू द नॉर्मल डिलीवरी, वो उतने पेन्स लेने के लिए कैपेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो, उसका यूट्रस स्ट्रॉन्ग हो और उसको अच्छे से कंसोल या कंसल्ट किया गया हो ऑल थ्रू हर प्रेगनेंसी। हालांकि बहुत सारी लेडीज़ बहुत वीक होती हैं दिखने में, फिर भी वो नॉर्मल डिलीवरी इजीली कैरी कर लेती हैं, जबकि बहुत सारी लेडीज़ हेल्दी होती हैं और वो नॉर्मल डिलीवर नहीं कर पाती। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ कॉन्ट्रैक्शंस एक लेडी को आ रहे हैं और कितनी जल्दी वो उन कॉन्ट्रैक्शंस को समझ के डॉक्टर के साथ कॉपरेट कर रही है या डॉक्टर जो भी कह रहे हैं या स्टाफ जो भी कह रहा है उसकी बात को वो सुन रही है। तो जब कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, किसी किसी को बहुत तेज़ कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और फिर भी नॉर्मल नहीं हो पाता और किसी किसी को बहुत ही लो कॉन्ट्रैक्शंस में बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है। तो ये कम्प्लीटली अननोन होता है, डिपेंड करता है एक लेडी की पावर के ऊपर, वो कितनी जल्दी अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करती है। एक क्वेश्चन और पेशेंट पूछते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे और उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए या फिर हमने घर पे दाई बुला के डिलीवरी कराई और अब हमें पीपीएच हो रहा है या हमारा बच्चा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया या फिर उसको स्टिल बर्थ हो गया। ऐसा उस केस में भी होता है जब आपको फॉल्स पेन होते हैं। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। फॉल्स पेन को भी लोग लेबर पेन कंसीडर कर लेते हैं। लेबर पेन्स में और फॉल्स पेन में डिफरेंस अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फॉल्स पेन में अगर आप ज़बरदस्ती दवाइयाँ लगा के, इंजेक्शंस लगा के आप अपनी डिलीवरी करवाते हो तो कई बार चांसेस ऐसे रहते हैं कि बच्चे को भी खतरा हो जाता है और माँ की जान को भी खतरा हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये अंडरस्टैंड करना कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेबर पेन क्या होता है, फॉल्स पेन क्यों आते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और ये आपको सिर्फ आप बता पाएंगे आपके गायनेकोलॉजिस्ट। तो पूरे 9 महीने अगर आप कंसल्ट नहीं कराना चाहते किसी डॉक्टर से, पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डॉक्टर से बार बार फॉलोअप करते रहिए। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कराना चाहते तो एटलीस्ट लास्ट के दिनों में और इनिशियल डेज़ में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। सेकेंड चीज़ जो आती है वो है कि आपका यूट्रस कितना स्ट्रॉन्ग है उस कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड ऑन करने के लिए। आपका यूट्रस और आपके वजाइना का पैसेज कैसा है, उस पैसेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उसका डायलिटेशन कितनी जल्दी हो रहा है, आपके सर्विक्स का डायलिटेशन कितनी जल्दी हो रहा है, आप प्रोलॉन्ग लेबर में तो नहीं जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है डायलिटेशन होते होते एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर पे आके सर्विक्स का डायलेशन होना बंद हो जाता है। मोस्टली तीसरे चौथे बच्चे में ये दिक्कत आती है और वो इसीलिए होता है क्योंकि यूट्रस कभी कभी एटॉनिक हो जाता है, वो उतनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं ले पाता, कभी कोई फर्दर इंजरी हुई होती है, आपको पिछले कभी कोई स्टिचेस या कोई मेडिसिन ऐसी दी गई होती हैं जिसकी वजह से आपका यूट्रस जो है वो एटॉनिक हो जाता है और उसकी वजह से वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं ले पाता और बच्चा नीचे नहीं आ पाता। दैट मीन्स आपका पैसेज जो है वो अच्छा नहीं है यूट्रस से वजाइना तक का। अब अगर हम बात करें कि बच्चा किस पोजीशन में आ रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा किस पोजीशन में आ रहा है, उस पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिफेलिक पोजीशन में है बच्चा, आपका सीधा है, उसका सर नीचे है, पैर ऊपर है, तो डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपैरेटिव टू अगर आपका बच्चा उल्टा है, तिरछा है या बेड़ा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं एक
पर्सन को ये अंडरस्टैंड करने में कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा। मोस्टली सिजेरियन तभी होता है जब कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे बच्चा सिफेलिक तो है लेकिन उसके साथ उसका हाथ भी आ रहा है, तो बच्चे की पोजीशन जो होती है वो भी बहुत मैटर करती है ये पता करने के लिए कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा। फॉर एग्जांपल बच्चा अगर बहुत ही ज़्यादा नाल में लिपटा हुआ है, प्लेसेंटल कॉर्ड उसके चारों तरफ घुमा हुआ है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, या कॉर्ड की लेंथ बहुत छोटी है तो सिफेलिक पोजीशन में भी बहुत रिस्की हो जाता है बच्चे को नॉर्मल करना। अगर बच्चे की पोजीशन थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, लाइक बच्चे की पोजीशन ब्रीच है या ट्रांसवर्स है, तो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर उसकी स्कल लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत उसका जो स्कल है वो कंपैरेटिवली बड़ा है, तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है एक सिफेलिक पोजीशन के बच्चे को भी नॉर्मल डिलीवर करना। ज़रूरी है कि बच्चे की पोजीशन जो है वो कितनी देर से बच्चा पेल्विक बोन में है, पेल्विक बोन में फंसा हुआ है, अटका हुआ है, या बच्चे ने मिकेनियम तो नहीं किया है। मिकेनियम जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बच्चा जो है वो माँ के पेट में पॉटी कर देता है, उस कंडीशन में बहुत ही रिस्की हो जाता है नॉर्मल को ट्राई करना। फीटल हार्ट रेट गिरने लगता है, बच्चे की धड़कन गिरने लगती है, अदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। माँ को ब्लीडिंग कितनी हो रही है, या पहले से ही सर्विक्स जो है वो कितनी ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन है या फिर स्वेलअप है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि नॉर्मल डिलीवरी होते होते सिजेरियन क्यों हो जाता है और सिजेरियन होने के लिए क्या क्या रीज़न्स होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस को शेयर करिए ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।